अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक निगरां हुकूमत को नए आलमी मुआहदे करने का इख्तियार नहीं होगा। निगरां हुकूमत को बायलैटरल और मल्टीलैटरल जारी मुआहदों से मुतालिक फैसले लेने का इख्तियार भी नहीं होगा। ताहम निगरां हुकूमत पहले से जारी मुआहदों की तकमील के लिए इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगी। निगरां हुकूमत को वसी इख्तियार देने के हवाले से गुज़िश्ता शब हुकूमती इत्तेहादियों समेत अपोजिशन की जानिब से भी एतराज़ सामने आया था। इन एतराज़ात के बायस आज इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी का इजलास अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़ीर कानून की जानिब से कमेटी अरकान को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में तरमीम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर कानून ने कमेटी अरकान को इस बात का यकीन दिलाया कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में कोई ऐसी तरमीम नहीं की जाएगी जिससे निगरां हुकूमत को वसी या लामहदूद इख्तियारात हासिल हो जाएं। लेकिन मौजूदा माशी सूरत हाल के तनाजुर में रोजमर्रा की बुनियाद पर निगरां हुकूमत को ऐसे नागुज़ीर मामला देखने का इख्तियार होगा जैसा कि IMF या दीगर जरूरी मामला। कमेटी अरकान ने इन तरामीम पर इत्तेफाक करते हुए बिल मंजूर कर लिया, जिसे बाज़ा हुकूमत की जानिब से कौमी के मुश्तरका इजलास में पेश कर दिया गया, जहां बिल की शिकवार मंजूरी ली गई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 की दीगर शिकों के मुताबिक उम्मीदवार को एक पोलिंग स्टेशन पर 3 पोलिंग एजेंट्स नामजद करने का इख्तियार होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर्स की लिस्ट पोलिंग स्टेशन के बाहर आविजा करने का पाबंद होगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को वोट डालने का हक देने की तरमीम भी इस मुश्तरका इजलास में मंजूर की गई। गो के हुकूमत की जानिब से निगरां हुकूमत को लामहदूद इख्तियारात देने की शिक तरमीमी बिल से मिन्हा कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब इस बात पर बजिद नजर आते हैं कि निगरां हुकूमत के पास माशी फैसले करने के लिए लामहदूद इख्तियारात हों। उनका कहना है कि निगरां हुकूमत को निजकारी समेत तमाम मामलात में फैसले करने का इख्तियार मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो एक डे टू डे लिखा हुआ है इस वक्त, उसमें सेक्शन 230 में वो तो नहीं कर सकते, फिर ना उनकी अब जिम्मेदारी कर सकते हैं। एक तो जजमेंट भी उसके बाद आई थी, ऑब्वियसली वो कानून की रोशनी में जजमेंट थी, लेकिन जो हालात हैं ये मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, रिगार्डलेस के कौन किसको ये जिम्मेदारी मिलती है, इसको चेंज होना चाहिए। और ये हुकूमत की क्लैरिटी है कि हम इसको चेंज करेंगे, अब इसको हम एम्पावर करेंगे। ये ड्यूटीज़ और जो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि मल्टीलैटरल बायलैटरल की आपकी जो हैं, आपके जो पॉलिसी मैटर्स हैं, आपके जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आपके जो SOEs हैं, ये भी बाय द IMF का एक हिस्सा है। ये कि आप SOEs को ठीक करें। अगर आपने 3-4 महीने के लिए बिल्कुल उसको फ्रीज कर देना है तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू द कंट्री। आज मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सेनेटर रज़ा रब्बानी ने IMF के रवैये का शिकवा करते हुए कहा कि हमने IMF के मुआहदे की तमाम शराइत मंजूर की, लेकिन उसके बावजूद हमसे मुआहदा नहीं किया गया। फिर वजीर आजम को टेलीफोन कॉल करनी पड़ी, जिसके बाद मुआहदा किया गया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने निगरां हुकूमत को मजीद इख्तियार देने के हवाले से कहा कि किस मुल्क में निगरां हुकूमत को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुआहदे करने, निजकारी करने या मुल्क के कीमती असासों की फरोख्त किए जाने का इख्तियार दिया जाता है। केयरटेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट डे टू डे बिजनेस के लिए है, और डे टू डे बिजनेस अभी भी एक्ट ऑफ 2017 के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो तरमीम निकाल दी गई। लिहाजा इट इज टू रन द डे टू डे बिजनेस। जनाब चेयरमैन, ये किस डेफिनेशन ऑफ डे टू डे बिजनेस के अंदर आते हैं? प्राइवेटाइजेशन बिलखुसूस पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स को बेचना, वो एक केयरटेकर गवर्नमेंट किस तरह बेच सकती है जो सिर्फ जिसकी मैंडेट 60 डेज या 90 डेज हो? ऑपोजिशन रहनुमा सेनेटर अली जफर ने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर कोई भी तरमीम आइन से मुतसादिम हुई तो सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा कर रख देगी। कल एक ऐसी अमेंडमेंट आ गई जो शायद इतराफ़ किया है लॉ मिनिस्टर साहब ने कि वो डिस्कस नहीं हुई थी। वो ऐसी अमेंडमेंट है जो कि पूरा कॉन्सेप्ट हमारे आइन का और रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत का और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो तब्दील कर देता है। उसको रिजेक्ट करें, उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और नाज़रीन, हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ कानूनदान एजाज एहसन साहब। एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।
एजाज साहब, आपने आज जिस तरह से आपका बयान सामने आया, आपने कहा मुल्क में एक अनसर्टनिटी है, एक गैर यकीनी की फिजा है कि लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं, निगरां हुकूमत कौन आएगी, साथ साथ ये भी कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे कि नहीं। लेकिन ऐसे ही में पार्लियामेंट में आज आप जानते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2023 का बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर हो गया है, और यही निगरां हुकूमत के हवाले से उसको गैर मामूली इख्तियारात देने की बात जो है वो सामने आई, उसको दिया गया। आपके ख्याल में इसके पीछे क्या रीज़न देखते हैं, क्या वजह देखते हैं, क्यों गैर मामूली इख्तियारात देने की नौबत आई है निगरां हुकूमत को, जिसका सोल मैंडेट इलेक्शंस की कंडक्ट में जो है वो सिर्फ असिस्ट करना है? अलीना, ये बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। मुझे जो लगता है कि आप अगर निगरानों को ये भी इख्तियार दे देंगे कि वो कम अज कम सैफरी की बैनुल अक़वामी माहदों में पे दस्तखत कर सकेंगे, तो वो IMF के लिए तो सिर्फ एक फ्री, दो फ्री सैफरी की होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर दो फ्री का आपको दो दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, कोई तैयार है, तो वो एक एक दोनों से किया जा सकता है। तो ये तो स्प्लिट कर लिए और आप एक कॉन्ट्रैक्ट की जगह दो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें और आप बहुत कर्जे के बोझ तले कौम को ला सकते हैं। इसी तरह डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होंगे, वो सारे ये ले सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट, लाहौर में कोई 100 अरब रुपए का इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करना जा रहे हैं पंजाब के। वो है फ्लाई ओवर फ्रॉम गुलबर्ग टू बाबू साबू इंटरचेंज। अब वो कोई 100 अरब का अगर ये शुरू कर दे तो अगली हुकूमत किस तरह उसको वो 1/5 बनाओ पिलर लगे, अगली हुकूमत उसको उसी तरह से नहीं छोड़ सकती। तो इनके बारे में, निगरानों के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्यों इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ये बिल। उसकी वजह यह है कि निगरानों के बारे में सेक्शन 230 से पहले, सेक्शन 230 तो ये 2017 को आया है इलेक्शन एक्ट के तहत। अब उससे पहले जब वो 230 नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि आइन के तहत निगरान बेबस ही हो सकते हैं, निगरान के पास कोई इख्तियार नहीं हो सकता, कोई डेट ऑफ पॉलिसी का, कोई डेट ऑफ प्रोजेक्ट का, कोई महंगे प्रोजेक्ट का या ट्रांसफर भी उसके पास इख्तियार नहीं है। अब ये सिर्फ सीट वार्नर्स है कि सीट को वार्न रखना है जब तक वो मुंतखब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ही आ जाता है, और वो 90 दिन मैक्सिमम के अंदर आना चाहिए। अब ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो निगरान बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरखास्त पे, ये PML नवाज की दरखास्त थी और उन्होंने ये जाके इतराज किया था कि एक निगरान जो है 2013 में ये बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइन के तहत ये इनको इख्तियार दिया ही नहीं जा सकता। अब अगर आइन के तहत ये नहीं दिया जा सकता तो ये लेजिस्लेशन जो होगी ये आइन के खिलाफ होगी, आइन से मुतसादम होगी और ये एब इनिशियो अवॉइड हो जाएगी। ये तो स्टिल बॉर्न होगी। बट एजाज साहब, वजीर कानून तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि कोई भी चीज आईनी फ्रेमवर्क से बाहर नहीं की जा रही, सब आईनी फ्रेमवर्क में रह के की जा रही है और इस पर क्लैरिटी हम सिर्फ लाना चाहते हैं कि उनको ये कंटिन्यूएशन हो, ये तमाम मुआहदे जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो अग्रीमेंट्स हैं उसकी कंक्लूजन और उसकी कंटिन्यूएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ वो डिसीजंस ले सकेंगे केयरटेकर गवर्नमेंट। तो वो तो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी या गैर मामूली उनको कोई इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। यार ये अलीना, ये कोई गवर्नमेंट है? ये गवर्नमेंट ना सुप्रीम कोर्ट की मानती है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कानून की तशरीह करने के लिए कोई नहीं है ना। तो एजाज साहब, फिर तो कतई कलामी की माफी, लेकिन फिर तो कुछ भी फिर ये कर सकते हैं, इनको कौन रोकेगा? आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अपोज कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बावजूद उसके दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे प्रोग्राम में 2 रोज पहले कहा कि फंड्स देना हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे पास नहीं थे, हमने नहीं दिए।
ये जिम्मेदारी की कोई बात ही नहीं है। 20 अरब से उन्होंने क्या 80 अरब दे दिए ये MNAs को। उसी महीने में कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करना चाहिए था इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर इज को कंफेडरेटिव देयर इलीगल कॉन्डक्ट। ये इलेक्शन कमिश्नर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को तलब करना चाहिए था इन कंटेम्प्ट, और प्राइम मिनिस्टर को भी, कि आप कि पैसे इधर उधर निकाल रहे हैं आप। और उस वक्त नहीं था। रेंजर्स आप किस तरह नहीं दे सकते, फौजी दस्ते आप किस तरह नहीं दे सकते सिक्योरिटी के लिए। और ये मेरा फर्ज है अंडर आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, every executive authority is bound to obey the Chief Election Commissioner when he is performing his functions of holding elections. अब जब इलेक्शन कॉल हो जाता है, जब एक असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकरीबन वो हुकूमत बन जाता है। ये निगरान नहीं होते, निगरानों का कहीं नाम ही नहीं है। और ये निगरानों को आप देखें, ये मैं अगेन सिंप्लीफाई करता हूँ कि 230 सेक्शन जो है ये आइन के मातहत है। आइन के इसको रेगुलेट करेगा, फैसला करेगा कि ये मुतसादम है आइन से कहीं। अब आइन के बारे में 2013 में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नवाज की पिटीशन पे ये फैसला किया था कि आइन के तहत आप निगरानों को कोई इख्तियार दे ही नहीं सकते। अब 230 में जो ये तरमीम लेके आया वो उससे मुतसादम होगी। और कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये सेटिस्फाइड करेगा, वो मेरा ख्याल है वो जो उसके तहत काजी फायद ईसा के तहत सुप्रीम कोर्ट होगा, वो तो शमशीर बकफ होगा। ये उमर अता बंदयाल तो जरा धीमा सा बंदा है, वो तो शमशीर बकफ होगा। फिर ये एम्बेरस होंगे। पर ये चाह रहे हैं कि ये इस दफा कर जाए, एक फेट कंपनी मुल्क के लिए, कौम के लिए पैदा कर लें। और फैसला तो ये वही होगा जो नवाज शरीफ चाहेगा, क्योंकि नून लीग का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त है। नून लीग ने नॉमिनेट करना है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर राजा रियाज से, जो उनका टिकट होल्डर होगा उससे मिलके। तो ये नून लीग का गेम में चल रही है। उनके साथ चीफ भी है, वो वज़ीर आज़म की हर तकरीब में मौजूद होते हैं, उनकी तस्वीर साथ आती है, तकरीरें भी फरमा रहे हैं उनके साथ। और उन्होंने उन ऑपोजिशन लीडर ने बहरहाल एजाज साहब ये भी कहा है कि 10 साल अगर इलेक्शन ना हो तो कोई बात नहीं। आपको लगता है कि उनको सूरत हाल का कोई इदराक है कि अगर, और ये इस स्टेटमेंट के हवाले से किसकी कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मुल्क में? ये किसने कहा है? ये ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने। हाँ, कोई इलेक्शन की उसको क्या परवाह है इलेक्शन की, वो बैठा हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये अगर आप निगरानों को हुक्मरान बना देते हैं, बाकायदा हुक्मरान, तो जिस पर पंजाब में और हुकूमतें चल रही है, ये वफाक में भी चलाएंगे। वो एक दफा एम्पावर हो गए निगरान, तो ये कहेंगे कि जी आपने तो एम्पावर किया था। अब इलेक्शन होते या नहीं होते 3 साल, हम बैठे हुए 4 साल भी हो सकता है। So, आपको लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट के जो ये तासुर दे रहे हैं कि जी इख्तियारात के बगैर, इनको इख्तियारात ज्यादा किए बगैर मुल्क आगे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन रीजन में ये भी है मंशा कि एक लंबा केयर टेकर इम्पोज किया जाए। देखिए, निगरान जो है वो जो ये जिस तरह वो ये फ्लाईओवर बनाने का इख्तियार नहीं रखते 100 अरब का, वो फौज को जमीन भी नहीं दे सकते 50 और 45,000 एकड़, ये इनके इख्तियार में नहीं। अब उनको करने के लिए ये सोच रहे हैं कि 230 सेक्शन 230 ऑफ द इलेक्शन एक्ट में लिख दें कि ये भी इख्तियार है, ये भी इख्तियार है। अब अगर आप उनको वो इख्तियार दे देंगे जो मुंतखब गवर्नमेंट को होता है, एक गैर मुंतखब इंतजामिया को देंगे, तो वो मोहसिन नकवी की तरह और आजम खान की तरह खैबर वाला बैठे रहेंगे। उनको क्या फिर हटने की जरूरत है? उनको तो आपने इख्तियार दे दिया।
फिर तो किसी ने क्या बिगाड़ लिया? ये 180 दिन से जायद हो चुके हैं, दोनों सूबों में निगरान जो है वो 90 दिन से जायद उनका मियाद जो है वो नजर आ रहा है कि इंडेफिनिट मियाद। आज आपने ये भी कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नाजायज तौर पर इनको मौका दिया कि ये इतना एक लंबे मियाद पर एक्सटेंड हो जाए। मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट सूरत हाल है, इसमें 9 मई के वाक़े में आईजी पंजाब और इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन की ये वायलेशन जो हो रही है, इलीगल पंजाब एंड खैबर गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये इसमें इलेक्शन कमिश्नर ये दो कलीदी अफसरान हैं जिनसे हकायक का पता लग सकता है कि ये कौन और किसने ऑर्डर किया कि आप बिठाए इनको निगरानों को। वो वजीर आजम ने ऑर्डर किया तो वजीर आजम ने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट की दिया। आई डोंट नो सुप्रीम कोर्ट क्यों कब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देगी। सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस को चाहिए इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 14 मई जो इलेक्शन डे अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट को ने उससे रू गर्दानी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और इनको बुलाना चाहिए। जिसने कहा था कि 14 मई हम नहीं इलेक्शन करा सकते, ये बेंच ही नहीं हम मानते, जब बेंच नहीं मानते तो इसका फैसला कैसे मानेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, ये नवाज शरीफ ने भी कहा, ये ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, ये राना सनाउल्लाह ने भी कहा, इनको बुलाएं, ये तो डिस्क्वालीफाई होते हैं। राइट एतजाज साहब, आपको पता होगा कि 230 जो सेक्शन है इसमें तरमीम से पहले 232 में भी तरमीम के जरिए पार्लियामेंट ने ये 5 साल जो नाअहली की का जो फैसला है वो किया था और नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब, उनकी नाअहली जो है कहा गया कि जी 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब वजीर ख़जाना भी कह रहे हैं कि जी वो वापस आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहे थे इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब हिस्सा लेंगे और इसी पार्लियामेंट ने फिर आपको पता है कि उसी 232 की सेक्शन में तरमीम करके जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान है उसका इख्तियार सदर साहब से लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया था। इसाक डार से मुतालिक कल वो इंटरव्यू में कह रहे थे एतजाज साहब कि अगर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई निगरान वजीर आजम की तो वो कबूल करेंगे और कोई चीज़ खुशी से लेनी या उसका इजहार नहीं करना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको डिफेंड नहीं किया था और उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। आपको लगता है कि उनके लिए कोई स्पेस क्रिएट की जा रही है? नहीं, मुझे तो इनकी नीयत पे जो नून लीग है वो तो उनको नून लीग का बड़ा फील्ड डे है। फील्ड डे ये है कि वो वजीर आजम बनने के लिए नवाज शरीफ आ रहे हैं। अब हालांकि वो डिस्क्वालीफाइड है, वो कन्विक्टेड है और सवाए आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वो कन्विक्टेड है। उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। 184(3) के तहत फैसले को वो तरमीम कर नहीं सकते। इसलिए नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द मंडलाते रहेंगे और पाकिस्तान में मेरा भी ख्याल वो कदम रजा फरमाएंगे। बहरहाल ये वाक़यात हालात बताएंगे, क्योंकि मैं तो कहता हूँ माजी के अलावा पाकिस्तान में कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। 8 मई को कोई आप प्रिडिक्ट कर सकता था कि इतना धोबी पटरा हो जाएगा 9 मई के नेक्स्ट डे। तो ये बंदा ढीठ हो तो शर्म आने जाने वाली चीज होती है। शर्म आने आई ना राइट। बट एजाज साहब, इलेक्शन में और जिस तरह आपने भी आज कहा कि ताखीर के हवाले से कि ताखीर हो सकती है, इसके खदशात जो है वो लोग भी इस पर सवालात करना शुरू हो चुके हैं। आपको कोई ऐसे इम्कानात नजर आ रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि IMF से जो हमारी इकोनॉमिक टीम ने भी मुलाकात की थी उसमें एक ही रिजर्वेशन थी IMF की और वो ये थी कि इलेक्शंस का इनकाद बर वक्त हो, अपने टाइम पर हो। आपको लगता है कि कोई ताखीर देखी जा सकती है? ताखीर तो ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह PTI के कोर चेयरमैन को कितना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कितना दबाव के तहत ला सकते हैं, कितना ये कॉन्फिडेंट है कि उसका वोट बैंक सरप्राइज नहीं देगा। ताखीर तो इस पर डिपेंड करती है बिल्कुल। और इसमें कोई नून लीग को कोई शक ही नहीं है इस बारे में
कि दिस इज द ओनली क्राइटेरिया, ये एक ही पैमाना है उनके इलेक्शन में जाने का खुशदिली के साथ या नहीं। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि इनको लेकिन ये बहुत बड़ी तबाही होगी, ये खुदकुशी होगी सियासतदानों के लिए कि आप एक गैर मुंतखब इंतजामिया को वो इख्तियारात दे दें अपनी हंसी खुशी कानून साजी करके पार्लियामेंट के जरिए वो इख्तियारात दे दें जो वैसे आइन के तहत भी नहीं बनते कि 230 दिए जाए, पर आप खुशदिली से वो इख्तियारात दे दें जो मुंतखब असेंबली को सिर्फ हो सकते हैं और मुंतखब गवर्नमेंट को हो सकते हैं। अब अगर वो इख्तियार पार्लियामेंट से लेके वो ये दौरानिया जो है डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली और इलेक्शन जो 90 दिन है, इसको वो 9 महीने बना लेते हैं, इसको वो 9 साल बना लेते हैं। वो कहेंगे जी हमें तो आपने ये दे दिया था इख्तियार, अब हमें इख्तियार है, हम मायदे भी करेंगे, हम निगोशिएशन भी करेंगे, हम जहाँ यूएन जनरल असेंबली के ऊपर तो कोई नहीं बनेगा कोई वायदा इतना जनरल के जो एक इंटरनेशनल हो। मायदे तो होते ही दो फरीक या 6 फरीक की, और अगर चौथा फरीक आना चाह रहा है तो उसके साथ 1 to 1 आप कर लें, एक अलग वही मायदा स्प्लिट कर लें। तो ये तो हुकूमत जो निगरानों की है वो इस तरह पावर हो जाएगी जिस तरह इलीगली पंजाब और खैबर की निगरान हुकूमतें एम्पावर हुई। वो कहते हैं हमें तो आपने लेजिटिमेटली चूंकि लगाया था इसलिए हम इलेजिटिमेटली अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब वो लेजिटिमेट अपॉइंटमेंट कैन टर्न इनटू एन इलेजिटिमेट इनकम्बेंसी। और ये एक सिक्स कारपेंटर केस है, उसमें नहीं जाता। 16 का लॉर्ड चीफ जस्टिस कुक ऑफ इंग्लैंड then become an illegitimate incumbency. अब वो कहेंगे इलीजिटिमेट incumbency क्या है, आपने हमें पार्लियामेंट में हमें ये इख्तियार क्यों दिया था। अब हम बैठे और नाज़रीन इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद एजाज साहब के साथ डिस्कशन सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर आपको लगता है एजाज साहब के ये जो पॉलिटिशियंस हमारे सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियंस है, दे कटिंग देयर पावर्स विद देयर ओन हैंड्स एंड हैंडिंग ओवर द पावर्स टू ब्यूरोक्रेसी? बिकॉज जो हमने मेंशन किया कि आप जब तरमीम कर रहे हैं और आप 22वें ग्रेड के अफसर को इख्तियारात दे रहे हैं कि वो इलेक्शन की डेट का भी ऐलान करें और तमाम चीज़ें अपने हाथों से सौंप रहे हैं आपके टेकर्स को। अलीना देखो, ये जो बड़ी मुश्किल से ये पार्लियामेंट की पार्लियामेंट हुई थी और ये अपने हाथों से वो लुटा रहे हैं जो दौलत और वो अथॉरिटी। आप देखें, ये प्रेसिडेंट जरदारी ने बड़ी फराख दिली के साथ, ये मानना पड़ेगा सर, अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए थे। यहाँ तक कि 58(2)B की जो एक ऐसी लठ और ऐसी तलवार थी जो हर प्राइम मिनिस्टर के गले पे उसकी नोक रखी गई होती थी, वो भी उन्होंने दे दी टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जब चाहेगा डिसॉल्व करेगा असेंबली और कोई नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता। अब इस तरह इनको इख्तियारात मिले हैं, अब सूबों को ऑटोनॉमी मिली है, वो अंडर इलेक्टेड गवर्नमेंट मिली है। अब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं रखेंगे, पंजाब में भी नहीं है, खैबर में भी नहीं है और अब वफाक में भी नहीं होगी, क्योंकि ये निगरान एम्पावर हो चुके होंगे, वह ऐसी सलाहियतों और इख्तियारात के साथ जो सुप्रीम कोर्ट समझता है ये दे ही नहीं सकते। ना ये इंतजामी किसी ऑर्डर से दे सकते हैं, ना ये लेजिस्लेशन से दे सकते हैं 230 में तरमीम करके, क्योंकि आइन की तशरीह 230 से पहले ही ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने की भी है। और इस तरह के इख्तियारात आप नहीं दे सकते निगरानों को, पर अगर आप देते हैं तो अपनी टांग पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन।
और सर इससे कबल ही एजाज साहब निगरान हुकूमत की जानिबदारी पे सवाल उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा की सतह पे आप ऑलरेडी देखते हैं कि तमाम इत्तेहादी हुकूमत की जो में शामिल जो सियासी जमातें हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए हर जमात का के 3 मेंबर्स जो हैं वो उस काबीना में शामिल हैं निगरान हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर। तो यानी कि यहाँ पर भी वफाक में भी आप समझते हैं कि एक जानिबदार निगरान हुकूमत को ये लेकर आ रहे हैं जिसमें सबको अकोमोडेट किया जाएगा। बस यूं ही कोई होगा, और होगा बिटवीन शहबाज शरीफ, बिटवीन नवाज शरीफ और राजा रियाज। अब राजा रियाज कितनी भी बढ़के मारता रहे, उससे क्या बुकत है। तो ये नून लीग अपने तौर पे यही सोचना, इसको महज सोचना कि आप अपने रिश्तेदार और करीबी रिश्तेदार और करीबी साथी और आपके साथ हुदैबिया पेपर की रेफरेंस में आपके साथ कोई वो उसको आप बना देंगे साझेदार को, आपका फाइनेंस मिनिस्टर आप वजीर आजम बना देंगे। ये गैर जानिब का जो केयर टेकर है। और ख़ास तौर पे एजाज साहब मीसाक जमहूरियत की जो नुकात थे उसमें 31वां नुक्ता जो है वो इसी बात पर था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रल होगी, वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का इनेकाद करवाने के लिए असिस्ट करेगी, और साथ साथ उनके ना वो मेंबर्स केयर टेकर गवर्नमेंट के ना उनके खानदान उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। अब ये देखें, ये जो निगरान है पंजाब के और खैबर के, ये कोई इन्होंने जब से ये ओहदा संभाला है, कोई एक कदम बता दें जो इन्होंने लिया हो टुवर्ड्स एन इलेक्शन, इंतखाबात की जानिब। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बता सकते कि इन्होंने कोई एक कदम लिया हो, कोई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर ही विजिट किया हो। अब ये तो इलेक्शन के लिए नहीं आए, ये तो एक मतलब है कि 25 सके की हुकूमत है, मिल गई 3 दिन के लिए बादशाह ने दी या 3 साल के लिए दी, बादशाह की स्वाबदीद है। सर ऐसे में तो तमाम अवाम जो है वो अदालत उज़्मा की जानिब देख रही थी कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो मामलात चलते हुए भी दिखाई दिए जाएं, और जो उससे इनराफ करे, जो अदालती अहकामात को की तामील ना करे, उनको वाकई में कोई ना कोई सज़ा भी जो है वो नज़र आए उसके हवाले से। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, खामोशी नज़र आ रही है। अदालत में जो है अदालत उज़्मा में केसेस जो हैं वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पेंडिंग है और मामलात किसी कंक्लूजन के किसी नुक्ते पे नहीं आते हुए दिखाई दे रहे। अब तो मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है अदालत उज़्मा, ये मिलिट्री कोर्ट्स के केस में फैसला सुनाए, भले हमारे खिलाफ ही सुनाए, फैसला तो सुना दे। लोगों के जो बड़ा तजब्जब है इस मामले में, और रास्ता कोई नहीं है अदालत के सामने मार्क्सवाए इन कोर्ट्स को इलीगल डिक्लेयर करने का, जिससे मैंने आपको पहले बताई मिसाल वो कि 21st और 23rd अमेंडमेंट आइन में लाके ये फौजी अदालतें का क्या हो सका। बिल्कुल। अब इस वक्त आइन में तरमीम करने की उनकी वक़्त नहीं है, और उसके बगैर, उस तरमीम के बगैर आईनी ये फौजी अदालतें लग नहीं सकती। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। आइन में तरमीम कर लें तो फिर फौजी अदालतें हम भी कहेंगे कि लग सकती हैं। हम उनके फौजी अदालतों के असूलन, इखलाकन, माशरतन और हम खिलाफ हो जाए, लेकिन वो आईनी होंगी, ये मानना पड़ेगा। एज ए पॉलिसी हम खिलाफ होंगे, नहीं होना चाहिए, पर वो आईनी होंगी। अब वो गैर आईनी काम भी करे जाए तो अदालत को तो उसके पास और रास्ता नहीं है सिवाय ये कि डिक्लेयर करे कि दे आर इनवैलिड, और ये कोर्ट ही नहीं हो सकते। देखिए, कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जज जो है वो इंडिपेंडेंट हो। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने तो 20 जजमेंट्स में लिया है, और उसमें ये कहा है कि ये सेपरेट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब क्या एक कर्नल
या ब्रिगेडियर बैठा हुआ वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है, वो कोर कमांडर्स की उस फैसले के खिलाफ जा सकता है जिसमें कोर कमांडर्स ने कहा है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिले हैं, और फॉर्मेशन कमांडर जिसमें तमाम डिवीजन कमांडर्स, ब्रिगेड कमांडर्स आ जाते हैं, कमांड कर, और वो कुछ 100 के करीब जनरल बनते हैं, वो फैसला भी यही देते हैं कि नाकाबिल तरदीद सबूत मिले हैं जिन्हें झुटलाया ही नहीं जा सकता। अब कौन सा कर्नल, कौन सा ब्रिगेडियर इसके खिलाफ जाएगा? तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है। अगर अदालत ही मैंड बाय मिलिट्री ऑफिसर हो, ये फौजियों को समझाना चाहिए कि ये कानून है भाई साहब, हम क्या करें, ये आइन है, ये इसमें हमने नहीं बनाया, ये हमारे बुजुर्गों ने बनाया है और आपके बुजुर्गों ने बनाया है, और इस पे चलना लाजिम है। अदालत क्या करेगी? अदालत चलेगी उस पे। लेकिन आपने जिस तरह से कहा एजाज साहब कि अदालत की जानिब से कोई ना कोई फैसला जरूर आना चाहिए, चाहे खिलाफ आए, किसी के हक में आए, लेकिन फैसला जरूर आना चाहिए, क्योंकि 102 अफराद जो कि मेंशन किया गया था कि जिनके हवाले से ट्रायल शुरू हो चुका है, बड़ी अलार्मिंग इस हवाले से बात भी है कि उनको एक फेयर ट्रायल जरूर मिलना चाहिए। पर एजाज साहब, लास्ट में चूंकि आपने मेंशन किया अभी ड्यूरिंग द डिस्कशन एज वेल कि कोशिश यही की जा रही है पीटीआई चेयरमैन को न्यूट्रलाइज करने की, इलेक्शंस का इनेकाद परहैप्स तभी मुल्क में नजर आए, लेकिन उस हवाले से आपको लगता है ये जो 2 केसेस, और अभी तो अलकादर ट्रस्ट का केस के हवाले से भी मामला दोबारा से वो कर गए, सरफेस हो गए हैं, और साथ साथ ये जो तोशा खाना केस और साइफर का मामला है, जो 15 माह बाद ये हुकूमत साइफर के मामले को लेकर इतना स्पीडली आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, FI इंक्वायरी कर रही है, आपको लगता है ये केस बनता है पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ? देखो अलीना, ये प्योरली टेक्निकली मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, करूंगा। हम सुखन फहम है गालिब के तरफदार नहीं, मैं कुछ तरफदार नहीं के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, पर एक बंदे के साथ हद होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, हम पॉलिटिशियंस और सिविलियन पॉलिटिशियंस किस वक्त तक बर्दाश्त करेंगे कि उसके ऊपर 200 मुकदमे चला दो, एक एक दिन में उसको 4-4, 10-10 अदालतों में पेश होना पड़े, उसके पास वो तो उसकी तो मत मारी जाएगी, मेरी मत मारी जाती अगर मेरे पर ऐसे कर दे तो। उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, रात को पैमाना मिल रहा है कि सुबह आओ नहीं तो नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी आपकी होगी। अब ये सब कुछ किया जा रहा है, और उस पे एक तोशा खाना का केस और ये जो साइफर केस है, मैं फ्रैंकली बताऊं नहीं बनते। तोशा खाना का केस का टेस्ट है, लिटमस टेस्ट, कि क्या वो तोशे जो शौकत अजीज के वक्त में, जफरुल्लाह जमाली वजीर आजम के वक्त में, शुजात हुसैन के वक्त में, जो इनकी गवर्नमेंट के वक्त में लिए गए हैं, और मुख्तलिफ वज़रा ने, और वो सारे पिछली वो पेश वो होते हैं अदालत में कि नहीं, वो सबूत, दैट विल बी द लिटमस टेस्ट कि ये फेयर ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा ये जो है साइफर तो मजाक बन गया है। साइफर को आपने जो आपकी कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी, जी, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसने एक्सेप्ट किया एक दफा, उसमें इमरान था उस पर प्रिजाइड करना, उस पे आपने उसने फैसला किया कि अमेरिकनों को एहतजाज करो, डिमार्च करो, फिर वो कर दिया आपने, अमेरिकनों को डिमार्च भी कर दिया। फिर अगली मीटिंग हुई जिस पे शहबाज शरीफ वजीर आजम ने प्रिजाइड, ऐसा ही पिछले मिनट्स को कंफर्म किया और उनकी तौसीक की। अब वो उसके बाद उस पे डिमार्च भी हो गया। अब इसका मतलब है कि एक बड़े सीनियर मजे हुए सफारतकार पाकिस्तान के असद मजीद, वो उसको तो उसके बयान को तौसीक कर दी कि अमेरिका ने ये कहा है। अब ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, इसको अलीना डी क्लासिफाई करने की अथॉरिटी किसकी? वजीर आजम पाकिस्तान, हाईएस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वजीर आजम पाकिस्तान कौन था उस वक्त? वजीर आजम पाकिस्तान कौन था? मैं नाम नहीं लेता, आप उड़ जाएगा। अब ये हम सियासतदानों को सोचना चाहिए,
हमारे से एक दूसरे को हम दिबा करते हैं सियासी तौर पे, और एक को तो हमने फांसी पे लटकाया, शहादत की फांसी, एक को हमने शहीद करवाया है सड़कों पे, लियाकत बाग में। अब ये हम कब तक यही करेंगे कि हमें वो पीछे से जो ताकतें हैं वो हमें जरा तसल्ली देती रहनी कि हम तुम्हारे साथ हैं, खड़े हैं, बच्चा कोई बात नहीं, और हम कला कमा करना चाहेंगे, वो उतनी वही रंजीरें हमें पड़ेगी। राइट राइट एजाज साहब, और आपने जिस तरह से कहा कि कब जी 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 फैज ने कहा था, फैज अहमद फैज का शेर है, एहतियात पहले मोहब्बत के इसी शहर में लोग गुल बदस्त आते हैं और पाबर रसन जाते हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। आपने जिस तरह के सियासतदान कब एक तो सीखेंगे, अगर एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक जमात किसी इदारे की प्रॉक्सी थी, तो 3 दफ़ा जिन्होंने मुल्क को सर्व किया है वो चौथी दफ़ा क्यों इस किस्म का इम्प्रेशन को जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फिर अवाम यही सोचे कि चौथी बार भी आप भी कुछ वही उसी ट्रैक पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अब एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सलीम आंडीवाला साहब। आप चेयरमैन हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलीम साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ से चूँकि आपके भी रिजर्वेशन सामने आए थे, बहरहाल एक तासुर ये पैदा हुआ कि ये जो सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसको अचानक से ये सरफेस करता है, इसमें तरमीम की बात की जाती है, और आज बहरहाल कसरत राय से ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल शिकवार इसकी मंजूरी आ चुकी है पार्लियामेंट से। ये अचानक सरफेस हुआ है, कभी किसी इंतखाबात की जो इस्लाहाती कमेटी थी जिसके इजलास हो रहे थे उसमें कभी भी ज़ेरे बहस या डिस्कशंस में नहीं आई ये बात? एक्चुअली ये इस पे एक कमेटी बनी हुई थी, ऐसा नहीं था कि ये ज़ेरे बहस नहीं आई, बट वो कमेटी अपेरेंटली अभी डिस्कशंस में ही थी, और आपको पता है टाइम गवर्नमेंट का नजदीक आता जा रहा है, गवर्नमेंट के खत्म होने का, तो उसकी वजह से दे वांटेड कि ये जल्दी हो जाए, और वो जल्दी में आई थिंक देयर वाज अ प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से आई थिंक, बट ये मैटर अब सॉर्ट आउट हो गया है। सॉर्ट आउट तो हो गया, बट वेयर वाज द प्रॉब्लम? बिकॉज ये कहा गया कि जी ये आइन से मुतसादिम है ये तरमीम जो है, और उसको करार दिया जा रहा, तो कहा कि भाई इतने सारे कागज में कामरान मुर्तजा साहब के भी रिजर्वेशंस गुज़िश्ता रोज ही सामने आए, आपके भी सामने आए, ये ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, या जिस तरह नून लीग कह रही है कि हमने ये यूनिलैटरल डिसीजन नहीं था? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एंड में तो यूनिलैटरली हुआ जी, एंड में तो यूनिलैटरली हुआ और रिजॉल्व हो गया, बट उसमें कुछ लोगों के डिफरेंट व्यूज थे, कुछ लोगों के थे कि जी हमें केयर टेकर को ज्यादा एम्पावर करना चाहिए, वेयर एज वी फेल्ट दैट देयर वाज नो नीड बिकॉज इन 60 डेज और 90 डेज इलेक्शन होने हैं, तो उस पर थोड़ा जरा कंफ्यूजन था जो कि क्लियर हो गया इवेंचुअली। एंड सर क्लियर, सलीम साहब कता कलामी की माफी, लेकिन क्लियर किस हद तक हुआ? क्योंकि एम्पावर तो किया गया है केयरटेकर गवर्नमेंट को, उसको डिसीजंस लेने के लिए इख्तियारात तो दे दिए गए हैं। ये जो 2A नई 2A जो सबसेक्शन आया है, इसके मुताबिक तो वो तमाम डिसीजंस ले सकते हैं इन कंटिन्यूएशन एंड कंक्लूजन ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो एक्चुअली उसके लिए उसकी जरूरत थी, वो इसके लिए जरूरत थी, तो कि हमने जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की हुई हैं उनकी कंटिन्यूटी की जरूरत थी। सर तो उसमें केयर टेकर्स क्या करेंगे? केयर टेकर गवर्नमेंट कभी भी इस तरह मदाखलत कर सकती है जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोल मैंडेट है वो सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करना है इलेक्शंस के इनेकाद में? जी दोबारा बोलिएगा। सलीम साहब आपने कहा कि ये जरूरी था कि उनको एम्पावर किया जाता, केयर टेकर गवर्नमेंट और जो इंटरनेशनल हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट का तो रोल ही होता है जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है
that is to assist elections, the conduct of नो नो of नो elections. नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर वो इसलिए किया कि आईएमएफ का एक रिव्यू आना है सितंबर में, विच द केयर टेकर गवर्नमेंट हैज टू कंप्लीट। तो उसमें कुछ ऐसी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं विच आर ऑलरेडी कमिटेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द केयर टेकर। तो वो हमारे लिए बड़ा जरूरी था कि उनके पास ये अथॉरिटी हो, नहीं तो ये सारी चीजें जो हमारी पाइपलाइन में है वो सारी स्टॉल हो जाती टिल दिसंबर, विच वी कुडंट अफोर्ड। तो और कोई वजह नहीं है ये मैंडेट देने की। तो सर ये दस्तखत करेंगे ये उसकी कंटिन्यूएशन के लिए उन एग्रीमेंट्स ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, और जो चीजें हमने एग्री की हुई हैं आईएमएफ के साथ, दे विल इंश्योर दैट दे विल कंटिन्यू विद दोज थिंग्स। जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, जो हमने B2B G2G साइन किए हुए हैं, उनकी कंटिन्यूटी रखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। बट सलीम साहब, आप उस इकोनॉमिक टीम का जो है वो हिस्सा थे जिसने आईएमएफ से मुलाकात की थी, एंड आपने कहा कि उनकी एक ही रिजर्वेशन थी कि इलेक्शंस का बर वक्त इनेकाद हो मुल्क में। इस तरमीम से एक इम्प्रेशन जो इस वक्त पैदा हुआ है वो तासुर ये है कि शायद एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट को लेकर आया जा रहा है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं जी, मैं इत्तेफाक अब नहीं करता। पहले मुझे ये फीलिंग थी, मगर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द अमेंडमेंट्स टुडे ऐसी कोई बात मुझे अब नजर नहीं आती। तो आपको नहीं लगता कि एक्सटेंडेड, लेकिन आपको लगता है किसी न किसी क्योंकि खदशात ऐसे मौजूद हैं, डार साहब कह रहे हैं कि जी 60 रोज के बजाय इनको 90 दिन देने चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट को। खदशात ऐसे भी हैं कि 90 दिन से भी ये मामलात आगे जा सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर ऑलरेडी कह चुके हैं 10 साल तक भी इलेक्शंस नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हमने बड़े मुश्किलों से हम उस तक पहुंचे हैं वो फिजल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके खदशात भी अब पैदा हो रहे हैं। मुझे मैम अब नहीं लगता कि अब जो अमेंडमेंट्स हमने किए हैं दे आर इन लाइन टू व्हाट वी नीडेड टू डू। अब मुझे इस किस्म के कोई खदशात नजर नहीं आते। बट अगर आप देखते हैं कि 2 सूबों में सलीम साहब ऑलरेडी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एक एक्सटेंडेड पीरियड के उसमें नजर आ रही है, जोन में 180 डेज से ज़्यादा हो गए हैं। और अगर वफाक के भी लेवल पे केयर टेकर गवर्नमेंट आती है जिसका पीरियड खुदा ना ख्वास्ता आ गए हैं, आइडियली तो वी वुड वांट टू सी इट फॉर 90 डेज, अगर जिस तरह बताया जा रहा है जो उसका पीरियड होगा अगर असेंबलियाँ कबल अज़ वक्त तहलील हो जाती हैं। लेकिन आपको लगता है लंबे केयर टेकर सेटअप पे आपके व्यूज़ क्या होंगे? मुझे जी कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती कि केयर टेकर गवर्नमेंट लंबी होगी। हमने ये कमिटमेंट भी दी है कि इलेक्शंस होंगे, नेक्स्ट रिव्यू आफ्टर द सितंबर रिव्यू, दिसंबर रिव्यू विल बी डन बाय द न्यू गवर्नमेंट। तो मुझे अब ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। राइट, थैंक यू सो मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम बात करें थे मारीवाला साहब, सेनेटर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू। उन्होंने कहा जो इख्तलाफात थे, जो खदशात थे, वो तमाम दूर हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो रिजर्वेशन सामने आई, जो इख्तलाफात सरफेस किए थे पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस में, जिस तरह से तकारीर देखी जा रही थी, उसके बाद वो कहते हैं कि आज वो तमाम चीज़ें एड्रेस हो गई हैं, तमाम रिजर्वेशंस एड्रेस हो गई हैं, और ये भी तासुर मिला था कि ये जो तरमीम की जा रही है ये आइन से मुतसादम है और उससे इनराफ करती है। तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जो सब सेक्शन 2A की इंक्लूजन हुई है इस तरमीम के ज़रिए, जिसमें क्लियरली ये बात की गई है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो डिसीशंस, एक्शंस और डिसीशंस जो कि नेसेसरी होंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, डीलिंग विद बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ किए गए मुआहदे हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ किए गए मुआहदे हैं, इंक्लूडिंग continuation and conclusion of projects initiated under the Public Private Partnership Authority Act 2017 का, साथ साथ इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट 2022 और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 के तहत जो हमारे अग्रीमेंट्स हैं, सो उसकी कंटिन्यूएशन के लिए, उसकी कंक्लूजन के हवाले से ये डिसीशंस ले सकेंगे। इस हद तक तो इनको एम्पावर कर दिया गया है, लेकिन इम्प्रेशन अब तक फिलहाल यही दिया जा रहा है कि ऐसे ये ज़रूरी था
ये इनको इख्तियार देना। लेकिन जहाँ पर हम इसहाक डार साहब की वज़ीर ख़जाना की भी बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि 60 रोज़ के बजाय केयर टेकर हुकूमत को, निगरान हुकूमत को 90 रोज़ का जो है वो वक्त मिलना चाहिए ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सके। लेट्स सी किस तरह से मामलात अनफोल्ड हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इतनी जल्दी में एक बज़ाहिर एक हेस्ट में नज़र आता है कि लेजिस्लेशंस की जा रही हैं थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इस तरह की तरामीम करी जा रही हैं, तो इससे एक इम्प्रेशन ज़रूर मिलता है कि ऑन द फेस ऑफ इट जहाँ पर आप कहें कि आप आइनी फ्रेमवर्क में रह के इकदाम कर रहे हैं, जिस तरह आज वज़ीर कानून भी कह रहे थे आज़म नज़ीर तारर साहब कि तमाम चीज़ें आइनी फ्रेमवर्क में रह के, उससे कोई बाहर रह के कोई कुछ नहीं हो रहा। और तो बेज़ाहिर जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है, वी रियली होप कि इसी तरह की सिचुएशन हो। और जहाँ पर अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब की भी बात हुई है, जिन्होंने कहा कि 10 साल तक अगर मुल्क में इंतखाबात ना हो तो क्या हो जाता है, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है। इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी बड़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि जब हमारी हमने फर्स्ट डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन देखी, उसके बाद हमने दूसरी एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन देखी, तो ये इसके तसलसल को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है और जिसके लिए बड़ी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल भी नज़र आती है। लेकिन जिस तरह प्रोग्राम में आज एजाज़ एहसन साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे कि ये सियासतदानों को ही बहरहाल समझने की बात है उनके लिए, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि जिनका काम है, जो लेजिस्लेटर्स हैं, लेजिस्लेशंस करते हैं, उन्हीं का काम है ये इसको सोचना भी कि क्या हम वाकई में कोई एक अनडेमोक्रेटिक एक आउटकम के लिए, नॉट अ सोल्यूशन बट एन आउटकम के लिए क्या कोई राह हमवार करने ये मौजूदा सियासतदान जा रहे हैं और ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं जो उनसे खुद भी कभी ना बंद हो सके। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।